मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है, बट मॉक टेस्ट की लर्निंग चाहिए। बिल्कुल सही वीडियो पर आप आ गए हो। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, सभी पॉइंट सीखेंगे आज के सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम आपके साथ एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं और बात करेंगे कि मॉक टेस्ट से आपको क्या लर्निंग्स मिलती है। अगर मॉक टेस्ट आपने आज से पहले कभी नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो, सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे जिससे आपका स्कोर 5 से 10 मार्क्स तक बढ़ सकता है। तो एंड तक वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग टाइम को लेकर। एग्जाम 2 बजे स्टार्ट होता है लेकिन पेपर आपको 1:45 पीएम पर मिल जाता है। 15 मिनट के रीडिंग टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो रीडिंग टाइम के अंदर कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 रीड मत करो। क्यों मत करो सर? क्योंकि रीडिंग टाइम का पर्पस होता है क्वेश्चन का सिलेक्शन करना और क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक, इनको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन हमें लीव करना है। तो क्वेश्चन रीड करने का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में रीड करो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन नंबर 6 आपका इजी होता है एंड देन आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड नहीं करेंगे, रीडिंग आप करेंगे रिवर्स ऑर्डर के अंदर। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन 2 तक रीड करना है। सभी क्वेश्चन रीड कर लिए, डिसाइड कर लिया कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, देन अगर टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चन 1 को रेफर करना, नहीं तो क्वेश्चन 6 से 2 आपको डिटेल में रेफर करने हैं। अब सर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करें, कौन सा क्वेश्चन लीव करें? सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। सभी ऑप्शनल क्वेश्चन को रीड करो और चेक करो कौन से क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो एंड कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते। जनरली ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करा करो जो कि लेस स्कोरिंग होते हैं, जैसे आपके कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन है या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमें अवॉइड करने हैं। तो कौन से करेंगे सर अवॉइड? न्यू टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन मिल जाते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे इंडेक्स 115 के बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। इन तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करो क्योंकि ये सबसे लीस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन रहेंगे। अब सर आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, आंसर किस ऑर्डर में करना है? तो हमेशा ट्राई करो जो सिंपल क्वेश्चन से, जो छोटे क्वेश्चन से, वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। जिस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सब पार्ट आपको गिवन है पहले उसको सॉल्व करो, ताकि धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका मोमेंटम बनता जाएगा और लास्ट में सबसे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। अगर सबसे पहले सबसे बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया तो सिली मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए पहले छोटे शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो स्मॉलर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, मोमेंटम बनेगा एंड देन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे बिग क्वेश्चंस को। सर एमसीक्यू पहले करें या डिस्क्रिप्टिव पहले करें? बेस्ट अप्रोच होती है कि रीडिंग टाइम के अंदर आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ा है तो डिस्क्रिप्टिव से ही स्टार्ट करो। ऐसा मत करना कि 15 मिनट तो आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ा और पेपर स्टार्ट होने के बाद एमसीक्यू पेपर रीड करने बैठ गए, इससे आपका डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। जो आप पहले पढ़ चुके उसको पहले आंसर कर लो। तो एमसीक्यू पेपर रीडिंग टाइम में नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो 3 बेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे से आते, शॉर्ट आते, इनको आंसर कर लो। अराउंड 1.5 आवर के अंदर ट्राई करो कि 3 डिस्क्रिप्टिव बेस्ट क्वेश्चन आपके आंसर हो जाए। देन नेक्स्ट 30 से 40 मिनट के अंदर आपका एमसीक्यू वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेना और जो रिमेनिंग टाइम बचेगा उसके अंदर आपके रिमेनिंग जो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बने हैं इनको करना अटेम्प्ट। तो ये सभी चीजें आप मॉक टेस्ट देने से सीखते हो, लेकिन हम आपको यहां पर पहले ही बता रहे हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ट्राई करना है कि आपका पेपर 180 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, यानी आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट्स का टाइम रहेगा। अगर बाय चांस आपका पेपर जल्दी हो जाता है, 2 से ढाई घंटे में हो जाता है, सर ऐसा कौन सा पेपर है जो 2 से ढाई घंटे में होता है? एएफएम और ऑडिट दोनों के पेपर बहुत छोटे होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, पेपर आपको आता है। अगर 2 से 2.5 आवर में पेपर आप कर लेते तो ट्राई करो कि सभी क्वेश्चन को आंसर कर देना, क्योंकि सभी क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपके जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है उनमें से बेस्ट आंसर कंसीडर किए जाएंगे। मेरे पास मेरी एएफएम की सर्टिफाइड कॉपीज है जहां पर मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 सभी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करें, लेकिन यहां पर जब मार्क्स कैलकुलेट करें तो आईसीआई ने बेस्ट आंसर कंसीडर किए हैं। इसका हमने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात है सर क्या एग्जाम में फॉर्मूलाज लिखने? फॉर्मूलाज मत लिखकर
आना, फॉर्मूलाज के मार्क्स नहीं होते हैं, कैलकुलेशंस के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मूला के अंदर टाइम नहीं लगाएंगे। आंसर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जब भी आप आंसर करो तो बहुत ज्यादा स्पेस दे देकर आंसर लिखकर आना, ताकि बाद में कोई मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपके पास स्पेस अवेलेबल हो। अगर आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा, कोई मिस्टेक हो गई, पूरा क्वेश्चन कट करके वापस सॉल्व करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर स्पेस देंगे, आईसीए के फॉर्मेट में आंसर करेंगे और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन को करके आएंगे। सर्कल क्विकली दिखाता हूं मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज। तो जैसे मैंने सर्टिफाइड कॉपीज में आंसर नंबर 2A से स्टार्ट करा, तो सबसे टॉप पर आपको लिखना है आपका आंसर नंबर, एंड देन इस तरह से एक एक लाइन छोड़ के आप आंसर लिखिए, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो उसका आप कंसिडर कर सके। मान लीजिए यहां पर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट का आइटम कंसिडर नहीं करा, कोई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट था, तो यहां पर मेरे पास स्पेस है, मैं यहां पर बॉन्ड लिख सकता हूं और अपने आंसर को कंप्लीट कर सकता हूं। अगर ये स्पेस ही नहीं होता तो पूरा क्वेश्चन वापस सॉल्व करना पड़ता। अगर मुझे ये कट करके वापस से लिखना है तो 30 को कट करके यहां पर 40 लिख सकता हूं, नीचे 40 लिख सकता हूं। तो अगर प्रॉपर स्पेस होगा तो अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकोगे। जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन उसको इस तरह से हाईलाइट करो, सर्कल करो, ताकि एग्जामिनर यहां पर आपके आंसर को टिक कर दे। तो यहां पर सभी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन को एग्जामिनर ने टिक कर रखा है। तो इन पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। करेक्शंस के लिए ध्यान रखिए कि कोई भी करेक्शन करना है तो केवल एक सिंपल कट लगा दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप एकदम रब 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 करके आ गए कि आपके एग्जामिनर को लग रहा है कि सर यहां पर स्क्रैच करना पड़ेगा, स्क्रैच करने पर आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल कट नहीं लगाने, एक सिंपल सा कट लगा दो, एग्जामिनर उसको रेफर नहीं करेगा। और कट तब तक नहीं लगाना जब तक आप उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व ना कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने अपने आंसर को कट कर दिया, आपने सोचा इसको वापस से सही तरीके से करेंगे, लास्ट में टाइम नहीं मिला, तो जितना पार्ट सही था उस क्वेश्चन के उसके भी मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि आप उसको कट कर चुके थे। तो तभी कट करना है जब आप उसको वापस से सॉल्व कर सको। क्विकली मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर अपने पेपर में छोटी सी ओवर राइटिंग हो गई थी, जैसे देखो यहां पर मैंने कट लगाया, तो सिंपल सा कट लगाया है और देन नीचे वापस से इसको सॉल्व कर दिया है। तो ऐसा ही कट लगाना है, ऐसा नहीं कि सर एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या मिस्टेक करी थी। पता भी चल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कट लगाया है, एग्जामिनर उसको इग्नोर करेगा। नेक्स्ट है पेज यूजेज को लेके। देखो पेज में कोई कंजूसी नहीं करनी है, नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करो, क्योंकि मान लो पेज में कंजूसी करी और एग्जामिनर आपके कोई क्वेश्चन को स्किप कर गया तो बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए पेज में कंजूसी नहीं करेंगे, नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करेंगे। राइटिंग स्टाइल पर ज्यादा फोकस मत करना, आपके नंबर क्लियर होने चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, तो कोई भी टेबल ड्रॉ मत करना, लाइन ड्रॉ मत करना। जैसे आप मेरी राइटिंग देख सकते हो, मेरी राइटिंग भी इतनी सुंदर राइटिंग नहीं है, ठीक है, तो भी मुझे यहां पर इस पेपर में 91 मार्क्स मिले। तो राइटिंग के मार्क्स तो नहीं कटते हैं, आपके नंबर क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिखे तो नंबर एग्जामिनर को दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर लिखकर आया हूं ताकि एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एंड एक हमारे पास बोनस पॉइंट है जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम के अंदर बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पर ये अजम्पशन ले, वो अजम्पशन ले, ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। अगर इस तरह का कंफ्यूजन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में होता है तो अल्टरनेटिव आंसर देकर आना। जैसे देखो मैंने यहां पर अल्टरनेटिव आंसर दिए हैं, अल्टरनेटिव में से एक भी आंसर करेक्ट हो गया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन था जहां पर सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ डेज को लेकर मुझे कैलकुलेशन था, आपको भी एग्जाम में हो सकता है, बहुत ही कॉमन यहां पर कंफ्यूजन है। तो यहां पर मैंने एक बार 180 डेज लेके आंसर कैलकुलेट करा और एक बार 181 डेज लेकर कैलकुलेट करा, दोनों में से जो भी सही था एग्जामिनर ने इसको टिक कर दिया और मार्क्स दिए हैं। तो जब भी कंफ्यूजन हो अल्टरनेटिव देकर आओ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स को फॉलो करिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।